Good evening and welcome to Gunner Shot once again. Gunner Shot में आप सबका दोबारा स्वागत है. वणकम, सत श्री अकाल एंड आज हम देखेंगे पीएलए का व्यक्तित्व यानी द कैरेक्टर ऑफ पीएलए and that is what we are going to see today. Why have I chosen this subject? I must tell you. बहुत दिन से मैं पीएलए के बारे में पढ़ रहा हूँ. जहाँ जहाँ भी इसके बारे में मेरे को मटेरियल मिलता है वो मैं ध्यान से इसको देखता हूँ. सब कुछ पिछले एक महीने से जो हमें मटेरियल मिल रहा था उसको जब मैंने इकट्ठा किया और एक नए दृष्टिकोण से देखा तो आई रियलाइज दैट देयर समथिंग एल्स व्हिच आई हैव बीन मिसिंग अबाउट पीएलए फॉर अ लॉन्ग टाइम. जब हम पीएलए के बारे में बात करते हैं वी ऑल थिंक अबाउट मॉडर्न वेपन सिस्टम्स, terrific army, expanding army, the biggest army in the world, etc., etc., etc. Is it so? Is it as tough as it is made out? I have never been convinced about the PLA. And then I thought back, how are wars fought? If you see the history of warfare, while a lot of wars have been won, a lot of battles have been won by people with better weapon systems, better organization, better everything, equally wars and battles have been lost by people with better equipment. So when you अगर आप उसका निचोड़ देखेंगे तो हर एक फौज का जो व्यक्तित्व है उसके आधार पर या जंग जीते जाते हैं या हार जाते हैं. राइट. तो इसीलिए मैंने आज सोचा कि मैं आप सब लोगों के साथ ये पीएलए का व्यक्तित्व के बारे में डिस्कस करूं. ओके. मैं अगर सच बताऊं ये भी नहीं पता मेरे को आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो क्या सही है या नहीं है. इनफैक्ट आई एम क्लैरिफाइंग माय माइंड. मेरा भी दिमाग बड़ा क्लियर नहीं है कि इसको किस तरीके से प्रेजेंट किया जाए और किस तरीके से एक पेपर लिखा जाए जहां छप सकता है और लोग पढ़ सकते हैं. तो इसीलिए मैंने ये आज आप लोगों को प्रेजेंट कर रहा हूँ. मैं चाहूंगा मेरे पास टाइम है आज. राइट. मैं चाहूंगा कि आप अपना कमेंट दें ताकि मैं अपना आइडिया सुधार सकता हूँ, दोबारा सोच सकता हूँ, ताकि आई कैन गेट टू द रूट्स ऑफ पीएलए इन अ न्यू लाइट. एंड दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस. ओके. First things first. Today I got this from one of you. You gave me this idea. And what is this? What does this say? This is a tweet. It is from Nepal correspondence. This was given to me by, and said, look, have a look at it. That's it. Kaplesh Kumar Gandhi. Nepal correspondence. Big breaking. Sudan Rapid Support Force, right, has barged in the military industrial complex at Khartoum and captured several Chinese 302 multiple launching rocket systems with ammunition. ये 302 मतलब स्मर्च टाइप लंबे, मतलब 80 से 100 किलोमीटर तक जाने वाले वेपन सिस्टम. ये मजे की बात यह है कि द पीएलए ट्रूप सिक्योरिंग द फैसिलिटी रैन अवे, भाग गए. ये एक्चुअली अगर आप इसमें देखेंगे, अगर आप ट्विटर में जाके देखेंगे तो इसका वीडियो भी है. और ये बोलते हैं एट पालेपुर रविशंकर टू सपोर्ट योर डिस्कशन आर्ग्यूमेंट्स इन गनर शॉट. वन रीसेंट लाइव एग्जांपल उन्होंने मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइव एग्जांपल दिया है, बट आई एम यूजिंग इट टू हाईलाइट आप सब लोगों के लिए, राइट, कि व्हाट इज
the whole story about. Okay, so मैं आज एक थोड़ा कहानी बताता हूँ आपको. व्यक्तित्व. व्यक्तित्व इन चीजों के ऊपर निर्भर है. व्यक्तित्व किसी का भी हमारा इतिहास के ऊपर निर्भर है, हमारा डेमोग्राफी के ऊपर निर्भर है, आबादी के ऊपर, जनता के ऊपर, लोगों के ऊपर. हमारा डॉक्ट्रिन, जो हमारा लेख है, हमारा आइडियोलॉजी है, उसके ऊपर निर्भर है, और हमारा राजनीतिक आउटलुक के ऊपर निर्भर है. आप मानोगे नहीं, हमारा राजनीतिक आउटलुक भी हमारे ऊपर असर पड़ता है और हमारा फौज का व्यक्तित्व बनाता है, जो हमने कल जनरल सतीश दुआ के साथ भी बनाया, अब बात किया, पर वो किसी और दिन हमारे इसके बारे में. आज हम पीएलए के बारे में बात करेंगे. मैं अभी बता रहा हूं, ये वीडियो आप कृपया आप सब जितने लोगों को दे सकते हो दीजिए, क्योंकि ये एक अलग किस्म का सोच है ये. और आज मैं हथियार के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं दिल और दिमाग के बीच का हिस्सा है उसके भी बारे में बात करूंगा. ओके, इन 2019, right? Oh, that was the 40th anniversary of the Sino-Vietnamese War. ये इसलिए मैंने लिया because this is the last war which China fought. There was nothing happened in China. It went unnoticed. किसी चुप. पर वियतनाम में इन्होंने बहुत मीडिया में वगैरह वगैरह there were celebrations. उस वक्त क्या है, चाइना wanted to teach a lesson to ungrateful Vietnam. वो बोलते हैं कि भाई तुम तो कम्युनिस्ट दोस्त हो, हमारे अगेंस्ट जा रहे हो, तो आपको हम सबक सिखाएंगे. वही ट्राई किया इन्होंने ईस्टर्न लद्दाख में. ठीक, पर मात खा गए. चाइना ने कभी उनका कैजुअलिटीज कितने हुए हैं वो कभी नहीं बताया, पर काउंट क्या है, 28,000 लोग चाइना के मर गए और 43,000 घायल हो गए. वही ईस्टर्न लद्दाख में भी इन्होंने कैजुअलिटीज नहीं बताया, 4 बता दिया, पर उसके बाद चुप. ये कभी नहीं बताते कम्युनिस्ट वाले. और तो और ये गए, परास्त होके वापस आए. And the most unwanted legacy of the war, pushing a former comrade in arms into the embrace of what was once their former common foe, the US. इसके बाद वियतनाम अभी भी कम्युनिस्ट नेशन है, पर वो यूएसए की तरफ झुकता है. वो चाइना को छोड़ दिया इसने. यही मजे की बात है. यही हमारे साथ ईस्टर्न लद्दाख में हुआ. इन्होंने कैजुअलिटीज नहीं बताया, हालांकि उनका कैजुअलिटीज ज्यादा हुए. और 2020 तक आपको याद है तो क्वाड शॉर्ड कुछ नहीं था. हम भी थोड़ा सतर्क थे कि क्या हम यूएसए के साथ इतना मिलजुल के काम करेंगे, पर उसके बाद हमारा रुख भी यूएसए की तरफ चला गया. तो जो भी चाइना ने किया वो उल्टा हो गया. ये इनका आदत है. पर बेसिक चीज ये है कि ये परास्त हुए. So the last big war they fought is defeat. The national psyche is of defeat. हमारा लास्ट वॉर कब था? कारगिल. हमने जीता. आज तक पाकिस्तान में जो कारगिल का हार है, उनको it rankles them. ठीक है, पर वही हाल चाइना में है. हमने कभी इसको समझा नहीं. वो बीच में 30-40 साल में इन्होंने बहुत बोल लिया, बहुत सब कुछ बोल दिया, तो हमने सोचा कि ये इनके जो फौज है बहुत बड़ी फौज है, पर ये हारा हुआ फौज है. इनका विचार जो है ना, हार का है, क्योंकि उसके बाद कभी नहीं जीते. ओके,
वो तो छोड़ो, बहुत दूर की बात है, पहले की बात है। 2016 साउथ सुडान में ये चाइना वाले यूएन पीस कीपिंग में ये डिप्लॉय हुए थे, ठीक। उस वक्त दो इनके फौजी एक आईईडी में मारे गए, यंग सोल्जर्स थे, ठीक है। जब सिर्फ दो चाइना के दो फौजी साउथ सुडान में इनका डेथ हो गया, चाइना में हा मच गया। इट वाज अ बिग न्यूज। हाउ कैन चाइनीज डाई इन सच ऑपरेशंस? Okay, again, let's see closer what the thing was. The deaths represented China's first combat troops killed in action since border clashes following its last war with Vietnam in 79. 79 के बाद 2016 तकरीबन 35 साल के बाद, 33 साल के बाद इनका फर्स्ट कॉम्बैट डेथ हुआ। It had major repercussions in government, military and society. Okay, ये तो एक और ये अभी लेटेस्ट जो खबर है, और ये मैंने लिखा कार्नेगी एंडोमेंट रिपोर्ट ऑफ 2023 जो ग्रीन में है। ये उस रिपोर्ट में है कि लाइक इन एनी अदर कंट्री, पेरेंट्स इन चाइना डू नॉट वांट टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू बैटल। और ये जो फीलिंग है, इट हैज स्प्रेड इनटू द सोशल मीडिया। इनके क्यों ये एक यही बात मैं हर बार बताता रहता हूं, क्योंकि इस देश में सिंगल चाइल्ड पॉलिसी की वजह से हर घर में एक ही बच्चा है मैक्सिमम। कुछ लोग होंगे जिसके दो बच्चे हैं, पर मैक्सिमम दो, ठीक है। मैक्सिमम एक लड़का या लड़की। जो लड़का है वो लड़की है वो तो जाएगी नहीं फौज में, जो लड़का है वो बेचते नहीं। तो इनका नेशनल जो कैरेक्टर है ना, वो सैक्रिफाइस का नहीं है। वो हमारा कैरेक्टर जैसा नहीं है। और जब ये इस लड़के का मौत और ये इसका बॉडी वापस आया था, इनकी माता जी ने क्या बोला ये देखिए। कहता चाइना इज सो पावरफुल, हु कैन बुली अस चाइनीज पीपल। कैसे कर सकते हैं ये, हमें कैसे मार सकते हैं, राइट। जब ये गया था इसने बोला कि भाई हम जा रहे हैं, तो उसने बोला ठीक है, चाइना इतना पावरफुल देश है, कोई हमें टच नहीं करेगा, इसलिए जा सकते हो। विश्वास नहीं है इनका साइकोलॉजिकली कि कोई इनका प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप देखिए वियतनाम से लेकर 2016 और अभी सूडान में जो हुआ है दोबारा 2023 में, अभी ये 2-3 दिन पहले, ये भाग जाते हैं। लड़ने की क्षमता नहीं है इनमें, यही नजर आ रहा है। और देयर इज अ रिलक्टेंस टू सेंड सन्स टू वॉर। सो नेशनली इनका जो फौज है मोटिवेटेड फौज नहीं है, कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। देश के लिए कुर्बान देना पड़ता है, राइट। इससे पहले कि मैं इसके बारे में बताऊं, मैं आई वुड लाइक टू टेल यू माय पर्सनल thing about how our mothers behave in war. I have said that in China, people are not prepared to send their sons to war. It's the opposite in India. That's the character of our army. Okay, you'll say, hey, ये तो आप बोल सकते हो। In 99, मेरा यूनिट जो है वो ईस्ट में था। ईस्ट से हम चले गए कारगिल के इलाके में, क्योंकि ईस्ट से भी फौज को वहां भेजा, आर्टिलरी यूनिट। और उन दिनों में जो तकरीबन पूरा आर्मी में कुछ हमारा स्ट्रेंग्थ कम थे,
तो उस स्ट्रेंथ को पूरा करने के लिए, क्योंकि हम लड़ाई में जा रहे थे, पूरा स्ट्रेंथ होना था, तो हमारे जो सेंटर्स से हमें नए लड़के भेजे गए, और अफरा तफरी उतना था कि हमारा यूनिट हिल गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये सेंटर्स को पता नहीं था कि हमारा यूनिट एक्चुअली कहाँ है नॉर्दर्न कमांड के अंदर। तो उन्होंने ये लड़कों को, यंग बच्चे 18, 19, 20 साल के, जो रिक्रूट ट्रेनिंग होके फर्स्ट यूनिट में आए, वो उनको भेज दिया हमारे रियर में। हमारा रियर उन दिनों में सिलीगुड़ी के पास था, सेवक रोड का। तो हमें खबर मिला नॉर्दर्न कमांड में, साहब इतने लोग आ गए, क्या करें। मैंने कहा सबको इकट्ठा करो, एक एक में मत भेजो, इकट्ठा करके एक टोली को, ये बच्चे हैं, इनको पता भी नहीं है क्या करना है, इनको इकट्ठा भेजो। तो एक जो सीनियर हवलदार है और एक और तजुर्बेदार जवान के साथ, इन सबको इकट्ठा करके एक ट्रेन में बिठाया, सेवक रोड से लेके आ रहे थे उधमपुर। अभी दिल्ली में जब आए थे, क्योंकि मेरा यूनिट राजपूत यूनिट था, तो सब राजपूत हैं, उसी इलाके के हैं। तो दिल्ली में जब आ रहे थे, काफी अफवाहें उड़ रही थी कि ये हो रहा है कारगिल में, वो हो रहा है, ये हो रहा है। दो लड़के ये थोड़ा डर गए, डर के मारे ये न्यू दिल्ली से दिल्ली कैंट में स्लिप होके घर चले गए। ये मोरेना के आसपास के कहीं रहते थे, तो ये घर चले गए। तो जब ये घर गए तो उनके घर में पूछा इनको, एक लड़के का, कि भाई वापस क्यों आ गया, अभी तो तू गया था यूनिट में। कहता नहीं नहीं, मुझे छुट्टी मिला, ये मिला, वो मिला सब। मैं कहा ठीक है, सब उनके घर वालों ने बोला ठीक है। और इस लड़के के माँ ने कुछ महसूस किया। उसने कहा नहीं, ये जिस तरीके से ये बिहेव कर रहा है ये सही नहीं है। इस लड़के के माँ ने इसको पकड़ के बोला, भाई क्यों वापस आया है। इसने बोला नहीं, इसने लगा के एक थप्पड़ लगाया, तब बोला कि मैं भाग के आ गया। तो उस गांव में एक पुराना रिटायर्ड फौजी था, उसको बुलाया, बोला भाई आप इसको पकड़ो और जाके यूनिट में दाखिल कर दो, और इसके साथ साथ जो बगल के गांव में जो लड़का भाग के आया उसको भी पकड़ो और घर ले जाओ। तो उस रिटायर्ड फौजी ने इस लड़के को, जो मेरे यूनिट का है, लेके दूसरे गांव में गया जहां वो इसका साथी था। उसके घर में गया कि बोला भाई ऐसे हुआ। उसके माँ ने उसको भी एक थप्पड़ लगाया कि भाई तू हमारे को ऐसे करता है, हमारा नाक कटवाता है फैमिली का और राजपूतों का। दोनों को वापस, ये दोनों को लेके ये रिटायर्ड फौजी मेरे पास आया। एक दिन हम ट्रेन कर रहे थे, हमें लड़ाई में जाना था। तो ये दोनों लड़के आए, कहता साहब गलती हो गया इनसे। और मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं, आ जाओ, बच्चे हैं, ठीक कर लेंगे। ये है हमारा व्यक्तित्व, जहां माँ थप्पड़ लगा के अपने लड़कों को देश के सर्विस के लिए बेचते हैं, और वहां बेचते ही नहीं। तो फर्क ये है फाइटिंग कैपेबिलिटी, एंड फाइटिंग कैपेबिलिटी मेक्स द डिफरेंस। ओके, तो let us see how PLA will fight its wars. How does PLA fight its wars in today's age? Everyone says technology, this, that, all that nonsense, right? Let us see how we fight, how they fight, and why they fight the way they fight. That's the thing. Character उसमें है. Okay. ये CCP में क्या है? They give military guidance theory. This military guiding theory is the party's systematic thinking about warfare and national defense issues. It incorporates thoughts of Karl Marx, Mao Zedong, Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao, and now Xi Jinping. ये क्या है? ये पॉलिटिकल थिंकिंग है, ये प्रोफेशनल थिंकिंग नहीं है। वो क्यों है? क्योंकि PLA is a party organ and not a national instrument of war. हमारे देश में सत्ता में कोई भी पार्टी हो सकता है, पर फौज वही है, और फौज जो है ना देश का है, इसमें वो नहीं है। ये पार्टी का आर्मी है। कल के दिन कुछ हो गया, ये आर्मी भी बिखर जाएगा, राइट?
चाइना का जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी है वो एक्टिव डिफेंस कहला जाता है। आप पढ़ोगे एक्टिव डिफेंस, एक्टिव डिफेंस, एक्टिव डिफेंस। आप कोई आसमान से आया हुआ थियोरी नहीं है, या भगवान का देन नहीं है, ये मिडिल किंगडम का एक्ट ये नहीं है, ये सब जो चाइना वाले बोलते रहते हैं अफवाह है। व्हाट इज एक्टिव डिफेंस? जस्ट अंडरस्टैंड दिस, राइट? जब इन माओ's टाइम एक्टिव डिफेंस वाज एन इन्वेडिंग एनिमी वाज वेरिड, उसको तका दे देते बाय ट्रेडिंग स्पेस और टाइम। अगर दुश्मन आया तो पीछे हट जाओ, उसको तका दो और फिर ये करो। इसने इस्तेमाल किया था लॉन्ग मार्च के अंदर, और इसने किया था जापानीज इन्वेजन के अगेंस्ट। डेंग जियाओपिंग के जब जमाने में व्हाट वाज एक्टिव डिफेंस? इट वाज पुशिंग चाइना's डिफेंसिव perimeter away from the economic centers of gravity, from the coast, and ensuring there are stronger lines of support for operations in offshore and maritime and air domains. ये जाता था कि अगर हमारा कोस्टल एरिया डेवलप हो, हमें इसको वी हैव टू डिफेंड द कोस्ट लाइन, तटवर्तीय रक्षा। जियांग जमीन और जी, इन तीनों, जियांग जमीन और हुजिंटो और जी के जमाने, अभी it was the mix of defensive, offensive and deterrent concepts encompassing operations further from China's periphery and also in space and cyberspace. अभी जाके ये स्पेस और साइबर स्पेस की बात कर रहे हैं। एट स्ट्रेटेजिक लेवल फिर भी ये डिफेंसिव है, बट कभी कभी ये टेक्टिकल और ऑपरेशनल लेवल्स में ऑफेंसिव हो जाते हैं। एट द कोर ये डिफेंसिव देश है। ये इनका जो वो तो स्ट्रेटेजिक गाइडेंस है, मिलिट्री स्ट्रेटेजिक गाइडेंस प्रिंसिपल है, ये सेंट्रल मिलिट्री कमीशन इशू करता है। माओ के जमाने में इट वाज ऑल अबाउट न्यूक्लियर वॉर, मेजर वॉर वगैरह वगैरह, क्योंकि वो लड़ाकू आदमी था। इसने बोला, वो उस वक्त की बात है, पीपल्स वॉर, एक्टिव डिफेंस, गुरिल्ला वॉरफेयर, काउंटर ऑफेंसिव, लॉन्ग मार्च, ये थे, राइट? ये माओ बोलता था विनिंग बैटल्स क्लोजर टू चाइना's बॉर्डर एंड रैपिड ट्रांजिशन टू ऑफेंसिव ऑपरेशन, जिसने कोरिया में किया, राइट? कोरिया में ये जब अमेरिकन नजदीक आ गए थे चाइना में, उसने ऑफेंसिव में चला गया। ये बड़ा ऑफेंसिव आदमी था, और ही वांटेड टू यूज चाइना's न्यूक्लियर कैपेबिलिटी टू डिटर अ मोर पावरफुल एडवर्सरी, यानी कि अगेंस्ट यूएसए। और तब तक मिड 70s तक पीपल्स वॉर अंडर मॉडर्न कंडीशंस ये शुरू किया था, जब ये गुजर गया था। यानी कि इसको पता चल गया कि जमाना बदल रहा है, पर उसके जमाने में कैजुअलिटीज वर एक्सेप्टेबल, उससे कोई लेन देन नहीं था कि कितने आदमी मर गए। जब डेंग आया था 1985 में, इसने वो शुरू किया लोकल वॉर अंडर मॉडर्न कंडीशंस। ये आप सुनते रहते हैं लोकल, जिसमें स्पीड, मोबिलिटी, लिथैलिटी रादर देन एट्रिशन, प्रोट्रैक्शन ऑफ पीपल्स वॉर, ये सब ज्ञान इसने शुरू किया वियतनाम के बाद। जब इनका 28,000 लोग मर गए, इसने देखा कि भाई ये ऐसे लड़ना हमारी बस की बात नहीं है, ये हो नहीं सकता, इट इज अनअफोर्डेबल फॉर चाइना। That is the time when he started changing the character of PLA. No more attrition, no more people's war, long wars, नहीं, छोटा war, speed, lethality, वो चाहिए। The political aspects of war were more important than war itself. Whereas Mao wanted war to win wars to get to the political objective. ओके, जब जियांग जमीन आया था, उस वक्त ये फर्स्ट गल्फ वॉर हुआ था, और आरएमए के जमाना था, प्रेसिशन स्ट्राइक वगैरह वगैरह। सो इन 1993 दे केम आउट विद समथिंग कॉल्ड लोकल वॉर अंडर मॉडर्न हाईटेक कंडीशंस, और इनका प्रिंसिपल था 3 अटैक्स 3 डिफेंसेस, अटैकिंग एनिमी स्टेल्थ, क्रूज मिसाइल्स एंड हेलीकॉप्टर्स, क्योंकि these were the things which were part of the shock and awe of the US forces, and defending against precision strike, electronic warfare and reconnaissance. Okay, 1999 में he upgraded it to local war under modern informatized conditions.
99 के तकरीबन the inform IT sector started coming into being, and that's what when he started. And then he prioritized PLA developments of capabilities and concepts for joint campaigns encompassing air, space, land and electromagnetic domains. यानी कि दुनिया बदल रही थी, जैंग जमीन भी सोच रहा था कि ये बदलाव होना चाहिए. जब हू जिंटाओ आया था 2004 में, इसने जारी किया लोकल वॉर अंडर इन्फॉर्मेटाइज्ड कंडीशंस, and he wanted to respond to threats from technologically superior forces. 2005 में इसने एक डॉक्ट्रिन शुरू किया था, सिस्टम ऑफ सिस्टम ऑपरेशंस, यानी कि हमारा जो सिस्टम है दूसरे के सिस्टम को बर्बाद करना है. यानी कि अगर चाइना का सिस्टम पूरा हमारा इंडिया के सिस्टम को बर्बाद करना है. उस वक्त इसने जॉइंट यूनिट्स, इंटीग्रेटेड कमांड नेटवर्क्स, की स्ट्राइक्स, कॉम्बैट नेटवर्क्स, ये सब ने शुरू किया. और क्यों शुरू किया? क्योंकि 2003-4 के पास ये पता चल रहा था चाइना को, इनका आबादी घट रहा है. जैसे इसको क्लियर हो गया कि उस वक्त की आबादी घटने वाला है, इन्होंने बड़ा क्लियर ये डिसीजन ले लिया कि इन जिस तरीके से ये लड़ेंगे ये बदली होना चाहिए. ये कभी ये माओ टाइप का लड़ाई नहीं हो सकता, लंबा चौड़ा वॉर नहीं हो सकता. तो ये चेंज है, और ये चेंज व्यक्तित्व को बदलाव है ये. ओके, जी जिनपिंग, अभी जी जिनपिंग का टाइम है. वो क्या बोलता है? वो बोलता है इन्फॉर्मेटाइज लोकल वॉर. अभी फ्रॉम जनरल वॉर, लोकल वॉर. ये इंफॉर्मेशन इज द डोमेन इन विच वॉर्स अकर and the central means to wage military conflict. और इसने बोला कि warfare is confrontation which occurs, based on information based system of systems, यानी system warfare. और इसका maritime operations में he wanted to develop capabilities and concepts. Okay. इनका जो पार्टी है, they felt, कम्युनिस्ट पार्टी, कि इंफॉर्मेशन डोमेन में हमें मजबूत होना है, क्योंकि दे फेल्ट अ वल्नरेबिलिटी, राइट. दे आल्सो वांटेड टू बिल्ड कैपेबिलिटीज टू डिनाई एंड एडवांस मैरीटाइम पावर सच एज यूनाइटेड स्टेट्स टू गेन एंड मेंटेन एक्सेस टू ऑपरेटिंग एरियाज दैट होल्ड चाइनीज इंटरेस्ट at risk. Xi Jinping wants fully modernized force by 2035. He envisions conducting joint informational operations in the context of system destruction warfare. ये सब क्यों? To give CCP a tool to achieve political objectives. जैसे मैंने हर वक्त बताता रहता हूं, चाइना में पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को परखना इंपॉर्टेंट है. अगर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स पकड़ लोगे, बाकी सब कुछ हो जाता है. अगर आप पूरा इनका डॉक्ट्रिन देखेंगे, इट इज यूएस सेंट्रिक, इट इज टेक्नोलॉजी सेंट्रिक. इनके किसी डॉक्ट्रिन में हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर जो हमारे साथ लड़ना है वो है ही नहीं. तो इनका एक और व्यक्तित्व जितना भी मैंने पढ़ा, वो उसमें जो उभर आता है कि हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के बारे में इनका ज्ञान कम है. ओके, इनका गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है? It is the need for superiority in three main domains: information, air and maritime. लैंड में सुपीरियरिटी पाना इनका मेन स्ट्रेटजी नहीं है, और हमारे साथ तो लैंड ही है इसका बॉर्डर मैक्सिमम. ऑफ कोर्स इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस वगैरह वगैरह तो होता ही है. एंड effect of offensive firepower and accurately assess the operational impact. फायर पावर के ऊपर जोर है. तो आगे आएंगे, राइट. ये काफी लंबा चौड़ा मैंने लिखा. मैं दो चीज के ऊपर मैं जो लाल में लिखा है वो हाईलाइट करूंगा. कंडक्ट लॉन्ग रेंज प्रिसिशन स्ट्राइक्स अगेंस्ट एन एनिमीज क्रिटिकल कमांड, इंफॉर्मेशन एंड लॉजिस्टिक नोड्स एंड की पावर प्रोजेक्शन सिस्टम्स. एयर या लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के साथ प्रिसिशन स्ट्राइक्स करो. इनका
यही है, इसीलिए सब लोग मेरे से पूछते रहते हैं, सर इनका मिसाइल के साथ क्या होगा, क्या करेंगे, वो इंडिया को मारेंगे, कहाँ मारेंगे, ये वगैरह वगैरह। यही डराते रहते हैं कि DF-21, DF-41, DF-23 ये बकवास। ओके, they believe in disruption of an adversary's operations to accomplish specific limited political goals. Limited political goals. Maintaining control of war situation and escalation. ये कभी, ये इनके सोच में ही नहीं है आजकल कि वॉर को एस्केलेट करो। ओके, लास्ट, system destruction warfare emphasizes striking enemies selectively but precisely and decisively against critical aspects of enemy's capabilities. हमारा जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, हमारा फायर पावर सिस्टम, हमारा लॉजिस्टिक्स, जो वो सोचते हैं इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर वो फोकस करना चाहते हैं। इन पर्टिकुलर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन एनिमी सिस्टम्स इंक्लूडिंग लीडरशिप इंस्टीट्यूशंस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स एंड इंफॉर्मेशन हब्स। इनका थियरी है ये। दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस होल स्टोरी, राइट? ओके, इनका ये है कि, इनका मानना ये है कि, लाल में जो लिखा है वो दोबारा बताऊंगा। इनका मानना यह है कि ये जो वॉर इज वेस्ड नॉट इन ट्रेडिशनल लैंड, एयर एंड स्पेस, बट ऑल्सो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डोमेन, पॉलिटिकल डोमेन, साइबर स्पेस वगैरह। ये मल्टी डोमेन थिंकिंग है इनका। पर ये बात ये है कि कॉम्बैट स्पेस इज, लाल में जो लिखा है मैं पढ़ रहा हूं, कॉम्बैट स्पेस इज श्रिंकिंग बट वॉर स्पेस इज इंक्रीज्ड। यानी कि एक्चुअल जहां लड़ाई हो रहा है वो कम हो गया, वो सीमित है, पर जो वॉर है दो देश के बीच में कहीं भी हो सकता है। इसीलिए वो जब ईस्टर्न लद्दाख में आए थे, हमने पहचाना नहीं, वो कुछ हरकत इधर भी कर रहे थे, उधर भी कर रहे थे, सैटेलाइट से पिक्चर दिखा रहे थे, हमारे इंफॉर्मेशन वॉर भी चल रहा था, इनका थ्री वॉरफेयर स्ट्रेटजी चल रहा था, पॉलिटिकली ये कुछ बोल रहे थे, इनके यहाँ के एम्बेसडर भी कुछ बोल रहा था। वॉर स्पेस में वो फाइट कर रहे थे। ईस्टर्न लद्दाख सिर्फ एक हिस्सा था इनका जो लड़ाई का, राइट? ओके, लास्ट में क्या है देखिए, PLA describes the difference between total wars of the past and the local wars of the present. ये बोलते हैं कि पहले जमाने में जो माओ और डेंग के जमाने में, वियतनाम वॉर तक टोटल वॉर होता था, लंबा चौड़ा वॉर। आजकल वो लोकल वॉर के ऊपर फोकस्ड है। हमारा सोच कुछ दिनों तक टोटल वॉर के ऊपर था कि चाइना बड़ा फौज लेके आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि उनका सिद्धांत ही नहीं है ये। अगर उसका सिद्धांत ही नहीं है तो वो कैसे करेगा वो, राइट? ओके, एक और चीज है फौज के अंदर, या कोई भी बैटल ले लो, सब कुछ ले लो, वो ये है कि फायर एंड मैनूवर। लड़ाई में दो चीज है, फायर और मैनूवर। ये फायर और मैनूवर के बिना लड़ाई नहीं होता। और मजे की बात यह है कि यूक्रेन में अगर आप देखोगे, यूक्रेन का पूरा युद्ध, रशिया का काफी फायर था, राइट? अभी मैं दो चार मैप दिखाऊंगा, आप समझ में आ जाएगा। ये यूक्रेन का मैप है। रशिया के पास इतना फायर पावर है, सब कुछ है, और यूक्रेन के पास तो कुछ नहीं था पहले। फिर भी रशिया कुड नॉट कैप्चर यूक्रेन। व्हाई? दे कुड नॉट मैनूवर। जितना फायर पावर आपके पास है, इफ यू डू नॉट नो हाउ टू मैनूवर, यू आर आउट, यू विल नॉट गेट विक्ट्री, एंड दैट इज व्हाट यूक्रेन हैज प्रूवन। ओके, लेट्स गो बैक टू देयर वॉर्स। पहले पहले जो जिन्होंने ये लड़े थे इन ऑल दीज वॉर्स, ये है लॉन्ग मार्च, माओ का लॉन्ग मार्च। ये कहा, ये शंघाई कैंटन से शुरू होके ये लाल जो लाइन है वो घूम घाम के वो नॉर्थ चाइना में पहुंच गया। मूव कर रहा था, वो मूवमेंट मैनूवर कर रहा था वो।
He was maneuvering against the enemies. ओके, ये है कोरिया का नक्शा 1950s में जब हुआ। कोरिया का बैटल अगर आप पढ़ेंगे तो ये पहले अमेरिकन आए, वो चाइना के बॉर्डर तक कैप्चर किया नॉर्थ कोरिया को, फिर चाइना का ऑफेंसिव हुआ, उन्होंने फिर नीचे तक धकेल दिया, फिर बीच में ये इंचॉन लैंडिंग्स हुए थे मैकआर्थर का, फिर जाके बीच में ये काफी ऊपर नीचे, पूरा देश के ऊपर नीचे ये हुआ था। जैसे सॉरी या वो ओके, ऊपर नीचे तक इनका चलता रहा, लॉट ऑफ मैनूवर फायर के साथ। ओके, 1962 में ये तवांग सेक्टर में ये ऊपर से लेकर नीचे तक आए, तकरीबन 300 किलोमीटर मूवमेंट। ये जो मूवमेंट है हमें इट अनहिंज्ड अस, हमें परास्त कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है और इसके लिए मानसिक शक्ति चाहिए, राइट। और ये हुआ था वियतनाम में। ये वियतनाम में इन्होंने मूवमेंट ही नहीं किया, इसीलिए ये परास्त हो गए। इनका पूरा जो अटैक्स थे शैलो अटैक्स थे, और यही अभी भी ट्राई कर रहे हैं ये ईस्टर्न लद्दाख वगैरह में छोटा छोटा। वियतनाम वालों ने क्या किया, उन्होंने मूवमेंट किया। जब चाइना का ऑफेंसिव आए थे, उनकी बस की बात नहीं टू होल्ड चाइनीज ऑफेंसिव, वो पीछे हट गए, बहुत मार खाया उन्होंने, पर उनका मेन फोर्स को बचा के रखा। और जब चाइना वाले बीच में आ गए थे, उनको ठोका और चाइना को वापस जाना पड़ा। 2 महीने चला ये लड़ाई, और उसमें चाइना सफर्ड मोर कैजुअलिटीज एंड हैड टू गो बैक, एंड दे वर टॉट अ लेसन। सो इट इज ऑल फायर एंड मैनूवर। टुडे चाइना डजंट टॉक ऑफ मैनूवर। ये देखिए, ये ईस्टर्न लद्दाख का मैप है, नजदीक से दिखाता हूं मैं। ईस्टर्न लद्दाख का मैप है, आप देखिए नीचे कैलाश रेंज, राइट। ये वहां आके बैठ गए, पैंगोंग से के नॉर्थ बैंक में भी आके बैठ गए। जब हम ये जो लाल लाइन कैलाश रेंज के ऊपर और नीचे लाल लाइन है, उसमें ऊपर हम जाके बैठ गए, हमने मैनूवर करके ऊपर जाके बैठ गए, राइट। और ये इनको ये कुछ नहीं कर पाए, दे हैड टू गो बैक। इनकी बस की बात नहीं है मैनूवर करना, क्योंकि इनका सोच है कि राइट, क्योंकि इनका सोच है फायर के साथ परास्त करना है, राइट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है चाइना के बारे में। ओके, इसके अलावा इनका व्यक्तित्व ऐसा है कि इनका जो लीडर्स हैं, इनके ऊपर शक करते हैं। हु जिनटाओ ने 2006 में बोला 2 अनकम्पैटिबल्स अबाउट पीएलए। व्हाट आर द 2 इनकम्पैटिबल्स? PLA's level of modernization does not meet the requirements for winning local wars under informatized conditions. इनकी बस की बात नहीं है। Its military capability does not meet the requirements of carrying out its historic missions. Okay? Xi Jinping ने बोला कि 2 inabilities। ये 2 inabilities क्या है? और ज्यादा दूर नहीं है, 10 साल पहले की बात है। PLA's ability to fight a modern war and the ability of its cadres, officers at all levels to command modern war are not sufficient. 10 साल पहले बोला। 10 साल में क्या बदली होगा? कुछ नहीं हुआ। 10 साल में इन्होंने कौन सा तीर मार लिया? कुछ नहीं लिया। और ये ही बोलता है Xi Jinping, 2 big gaps whether the PLA's military modernization level and the requirements for national security are can be compared to the level of world's advanced armies. क्या हम सही कर रहे हैं? जो भी इनके पास बहुत अच्छे सबमरीन हैं, सब बोलते हैं इतने शिप हैं, इतने ये हैं, वो हैं, क्या ये सही सेटिंग में है?
ये बोलना आसान है कि इसका इन्फॉर्मेटाइजेशन होगा, नेटवर्क होगा, ये होगा, वो होगा, पर इसका ऑर्गेनाइजेशन ठीक है? ये ऑर्गेनाइजेशन तो कभी टेस्ट ही नहीं हुआ, एक्सपीरियंस नहीं है। और यही जी जिनपिंग बोलता है 3 वेदर्स। वेदर मतलब क्या हो सकता है? वेदर द पीएलए कैन मेंटेन द पार्टीज एब्सोल्यूट लीडरशिप, कि इनको शक है कि पार्टी को छोड़ देगा। वेदर इट कैन फाइट विक्टोरियसली व्हेन नीडेड, क्या है हमारे लिए जीत हासिल कर सकता है? डाउट है जी जिनपिंग को। वेदर कमांडर्स एट ऑल लेवल्स आर कॉम्पिटेंट टू लीड ट्रूप्स एंड कमांड इन वॉर, जो डाउटफुल है कि लीडरशिप के ऊपर का ये। देखिए, कल भी ये हमने किया था ये प्रोग्राम पाकिस्तान के ऊपर, और हमने बोला था कि भाई पाकिस्तान इज अ मोर प्रोफेशनल आर्मी। किसी ने पूछा भाई आप प्रोफेशनल कैसे बोल सकते हो, वो तो ये करते हैं वो करते हैं। प्रोफेशनल इसीलिए है कि वो लड़ सकते हैं। पाकिस्तान आर्मी लड़ सकता है। पाकिस्तान आर्मी में किसी को डाउट नहीं है, किसी को डाउट नहीं है, चाहे बाकी देश बाढ़ में जाए, किसी को डाउट नहीं है। ये 2 इनकेपेबिलिटीज, बिग गैप्स, 2 गैप्स, 3 वेदर्स, ये बात नहीं होती। और तो और ये जी जिनपिंग साहब तो 5 इनकेपेबिलिटीज बोलता है। ये 5 इनकेपेबिलिटीज के बारे में बात करता है। ये 5 इनकेपेबिलिटीज क्या है ये भी देखते हैं। ये 5 इनकेपेबिलिटीज हैं कि अबाउट ऑफिसर्स, 5 incapabilities: they cannot judge situations, they cannot understand higher authorities intent। अगर मैं अपना हायर कमांडर का इरादा नहीं जानता हूं तो मैं कैसे लड़ूंगा? इधर लड़ने से बजाय उधर लड़ूंगा। कैन यू मेक ऑपरेशनल डिसीजंस? ऑपरेशनल डिसीजन करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। डिप्लॉय ट्रूप्स एंड डील विद अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस। और ये सब तभी हो सकता है जब अगर आप एक्चुअली लड़ाई में हो। हमारा देश में हम एलसी के अंदर काउंटर इंसर्जी ऑपरेशंस, एलएसी के ऊपर हम ऑपरेशंस करते रहते हैं। इसीलिए हमारा ये प्रॉब्लम कभी किसी ने आज तक आपने सुना कि हमारा किसी ऑफिसर के ऊपर ये उंगली उठा कि भाई ये ही कैन नॉट जज द सिचुएशन और डिप्लॉय ट्रूप्स और कमांड ट्रूप्स? हमारे तो हम एज ऑफिसर्स हमारे जवानों के लिए मरते हैं, और हमारा जवान भी हमारे लिए मरते हैं। हमारा सॉलिड है बंधन। वी ट्रस्ट ईच अदर, उसमें है ही नहीं। मैं नहीं बोल रहा हूं, जी जिनपिंग बोल रहा है, राइट? और ये ज्यादा पहले नहीं बोला, 5-6 साल पहले बोला है इसने 5 इनकेपेबिलिटीज। हम कहीं ना कहीं पीएलए को सही तरीके से परख नहीं रहे हैं। ओके, अगर हम सही तरीके से परखेंगे तो उनको लड़ने का तरीका बदलना पड़ेगा। उनको ये नहीं होना चाहिए कि क्या उसका मिसाइल हमारे को मारेगा। हमारा ये सोच होना है कि उसको मिसाइल मारने से पहले उसको मिसाइल को उड़ा दो और किसी तरीके से उड़ा दो। हाइब्रिड वॉरफेयर में जाओ और अंदर जाके टोको उसको, तिब्बत के अंदर। किस तरीके से टोकना है वो अलग बात है, उसका तरीके अलग है, पर सोच हमारा बदली होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप चाइना के जो आर्टिकल्स हम पढ़ेंगे तो वो बोलते हैं कि इसके फौज के अंदर करप्शन ज्यादा है। इसका पीस डिजीज है। पीस डिजीज का मतलब झूठ बोलते हैं, ट्रेनिंग नहीं करते, सब कुछ, क्योंकि इनको पीस टाइम सब कुछ ज्यादा अय्याशी हो गया, इनएक्सपीरियंस। इसका प्रॉब्लम है टायरनी ऑफ डिस्टेंस। टायरनी ऑफ डिस्टेंस क्या होता है अभी बताता हूं मैं। अच्छा, वो मैप चला गया। हाँ, ये देखिए, अगर आप ये मैप देखेंगे तो जो मेनलैंड चाइना है, इनका तटवर्तीय चाइना, जो मेन बीजिंग, शंघाई, कैंटन, ये सब ईस्टर्न बोर्ड से हिमालय तक आके लड़ने के लिए 5-6 हजार मील आना पड़ेगा। अगर इंडियन ओशन के
जरिए आना है तो 6000 मील आना पड़ेगा। जैसे कोई फौज दूर होता जाता अपने बेसिस से, उसका शक्ति घटता जाता है। तिब्बत के अंदर इसका जो बेस है उसमें कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ इसको वहां से लाना पड़ेगा। अगर कहीं ना कहीं इसको लॉजिस्टिक्स में प्रॉब्लम हो गया तो ये टफ है। हमारा ऐसे नहीं है। सिलीगुड़ी से लेकर आप बॉर्डर तक आप 12 घंटे में पहुंच सकते हो। मैं खुद गया हूं। या आप तवांग सेक्टर में 12 नहीं तो 18 घंटे में पहुंच सकते हो। हमारा नजदीक है। ये 5-6 हजार दूर आके लॉजिस्टिक्स बिल्ड करो, ये करो वो करो, और उस इलाके में आके लड़ो जहां आपके साथ कोई संबंध नहीं है। उनके वहां के लोग आपके साथ ताल्लुक नहीं रखते, आपका मिट्टी नहीं है। ये क्या लड़ेगा ये? ओके। और ये जो 20th पार्टी कांग्रेस हुआ पिछले अक्टूबर में, ये इसका बोलबाला सिक्योरिटी के ऊपर था, और खास करके इंटरनल सिक्योरिटी। वो इंटरनल सिक्योरिटी क्यों बोल रहा है? क्योंकि इसका आबादी घट रहा है, इसका इकोनॉमी डाउन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। इसका इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर ज्यादा जोर है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी के ऊपर उतना जोर नहीं है। लास्ट लाइन में देखिए, Xi Jinping is worried about political reliability, mobilization, fighting and winning wars, and leadership and command. वही कहानी 5 incapables का। अभी कब की बात है? ये अक्टूबर में ये इसका प्रॉब्लम है ये। और 19 पार्टी कांग्रेस 5 साल पहले ये लोकल वॉर्स का कहानी निकाल दिया। वो ये सोच रहा था कि दुनिया को कॉन्कर कर लेगा, पर ये दोबारा ये 20 पार्टी कांग्रेस में इसने शुरू कर दिया दोबारा। ठीक। तो ये जो हम कहीं ना कहीं ये पीएलए का व्यक्तित्व हम सही नहीं परख रहे हैं। अगर आप ये परख लिया तो हम सब कुछ पकड़ लेंगे। ओके। ये थोड़ा अलग विचार है। वी ऑफन टॉक ऑफ चाइना एनसर्कलिंग इंडिया थ्रू स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, but if we examine it critically, it is China which is truly a landlocked country and struggling to break out from its concentric circle thinking. ये जनरल दुष्यंत जो आते रहते हैं हमारे चैनल के ऊपर, उन्होंने बोला ये हमारा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नहीं है, उसका स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। आजकल ये नया डेवलपमेंट है। आजकल चाइना थिंक्स इट इज बीइंग अटैक्ड from 4 sides. एक Taiwan Strait is the first front where it has to confront American, Japanese, and Taiwanese forces. The Korean Peninsula is the second front in which it has to face America and South Korea. South China Sea and South Pacific, it has to face America and Australia. Tibet against India. And the fifth unsaid front is that the US side controls the Malacca Strait. Next, those pushing the forefront theory in China are fully aware of these recent international developments. Chinese forces would surely be spread thin and placed at an obvious disadvantage if forced to fight on all 4 fronts. ये चाइना का वरी है। अगर हम सोचते हैं कि चाइना आक्रामक है, आजकल नहीं है, मेरे ख्याल में बदल रहा है। और ये बदलाव, सोच का बदलाव हमें भी आना चाहिए। सब पूछते रहते हैं क्या चाइना हमें अटैक करेगा? चाइना हमें अटैक नहीं कर सकता, चुटपुट करेगा। और हमारे पास हमारा सोच बदलना चाहिए, अगर आप देखोगे। और ये जो आर्टिकल है ज्यादा दूर की बात नहीं है, एशिया निकी का है, ये पिछले महीने आया है। इनका व्यक्तित्व, इनका आबादी, इनका इकोनॉमी जैसे जिस तरीके से डाउन हो रहा है, अगर आप सब देखोगे तो शी जिनपिंग, जैसे मैंने बोला, इसका मिलिट्री को दिखा रहा है, डिप्लोमेसी को बढ़ा रहा है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा है, और उसके साथ वो कब्जा करना चाहता है पूरा दुनिया को। पर ये होगा नहीं, ये फेल हो रहा है। ये अगला मेरा पीक इनटू एवरीडे चाइना कैसे फेल हो रहा है मैं बताऊंगा आप लोगों को। जिस तरीके से पीएलए को हमें निपटना है अलोंग हिमालयास, हमारा सोच अगर बदली हो गया, हमें सोचना चाहिए इनटू तिब्बत। ये नहीं कि हिमालय के ऊपर उसके साथ लड़ो,
तिब्बत के अंदर जाके इसके साथ लड़ना चाहिए, पर वो किसी और दिन, राइट। और जहां तक मेरा ख्याल है, ये ये है, चाइना के आज के दिन ही डज नॉट हैव द एबिलिटी टू सस्टेन लॉसेस, ही अनविलिंग टू सेंड पीपल टू आर्मी, इनएक्सपीरियंस ज्यादा है, ये लोअर्ड फिजिकल स्टैंडर्ड्स के साथ वो अपने आप को रिक्रूट कर रहा है, लीडरशिप डेफिशिएंसी है, और इसके पास बहुत अच्छे वेपन्स वगैरह हैं, पर वो क्या फौज वो एक्चुअल लड़ाई में काम आएंगे कि नहीं, ये देखने वाली बात है, राइट। ये थे मेरे विचार। क्या मैंने आपको सेंस बताया कुछ? हैव आई बीन एबल टू कन्विंस मेनी ऑफ यू? आई डोंट नो। Have I got clarity in my mind how to put articulate it into a good article or a paper? I'm not yet clear. That's why I put it across to you. आप सोच रहे होंगे कि this is a disjointed presentation. I agree with you. My thoughts are disjointed at this point of time because I'm not able to thread everything through. But I thought let me share it with you. I'll get some feedback. अगर आपका feedback मैं देखूंगा अभी, आप लोगों ने इतना कष्ट करके इतना comments दिया. Let me go over all your comments. Maybe I'll get 2-3 ideas. I need just 2-3 ideas to make something out of it, right? And let me see from the top what all. Yeah, okay. Uh, Mainly wars are fought with artillery. Are Chinese artillery good enough? That's what I want you to rethink. Mainly wars are not fought with artillery. Wars are fought with all arms. Artillery might be a major component, but it's not the component. Firepower and maneuver has to go together. Chinese artillery and firepower is untested. Their maneuver is just not there. Yeah, there is no PLA general in service who has active war. I agree with you, right? Uh, will the PLA be able to match us when it comes to mountain high altitude warfare? The answer is no. I've heard they need oxygen every 30 minutes and they don't acclimatize. Can they build capacity over a few years? Yes, they can, provided they change their व्यक्तित्व. व्यक्तित्व बदली करने से होगा. मैं जब देखता हूँ कि वो ऑक्सीजन बॉटल लेके घूमते हैं, मैंने आज तक जिंदगी में कभी ऑक्सीजन बॉटल इस्तेमाल ही नहीं किया. लड़के घूमते हैं, मैं तो जब रिटायर हुआ था तब भी गया था, मैं तब भी ऑक्सीजन बॉटल इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि हमारा दिमाग टफ है. दिमागी तौर पर हमारा इंडियन आर्मी बहुत सॉलिड आर्मी है. ओके, विल they will be able, they have resources, I doubt so. Okay, in spite of all hype, India is not adequately prepared. India has top grade manpower but not weapons. I think you're out of, you don't even know what you're talking, Pagan. I don't know whether you're Indian also. That's your thing. They'll suggest to me you're not Indian. You don't know what India is and you don't know what your army is. Indian army has never lost a battle, incidentally, except 62, a different story. We have won all wars with what we have. And China has lost all wars after 62 with whatever it has. This is about CFC, withdrawal of 2000 RS. I remember you discussing a few days back. They are printing dollars, yet is it related? Rajiv, I couldn't get your answer. A question in this context, maybe on a different context. Okay. Political education consists of 40% of truth trainings. I agree with you. That's a major problem in being able to handle, warfare. No one teaches us political things in the army. We are completely apolitical. I am absolutely political. I understand politics. I don't think, but I don't talk politics because I think for the nation. I think for the task at hand. But in the Chinese army, they think too much of politics. That's a problem. Okay. Yeah, this fellow says there's one book, The Himalayan Blunder. Idiot. This fellow is a complete idiot. That I am now clear. 1962 war. I think this chap is from China. So you can see. I'll still see what this fool is writing. 1962 is already more than 50 years old. Okay. Book authored by who? Yeah, I agree with you. Unfortunate. I know. I met his son also. Yeah, you must do.
you bloody idiot. I have read this many times. Okay, it's like a Bible to me. Okay, Sham Shah, Indian Navy is helping China. Ah, this is the strength of the Chinese Navy. I like it. Sam. Yeah. Humanitarian assistance. It's not humanitarian, it's the assistance of the weak. That is, China ran away in 2004 during the tsunami. They didn't even come out of their ports. Okay, it was the Indian Navy which helped people. You don't know, you stupid fool. Please discuss Chinese villages, which is 10 kilometers down to Doklam. And look, that is something different. I'll talk about it, Tejinder, in some other day. This is not the occasion. He can't help these. Yeah, used by military. That is known. At Pagan, right? Indian objective at Doklam standoff clearly failed. Who is stopping now? Again, Tejinder, I think you're out of the whack. You don't even know what is there, so don't talk. If Indian army is split in different territories, how many days India's weapon last? What is that? Again, this chap has come only to think it is opaque Tejinder information not in public domain. Yeah. Mm. Post independence leadership, disregarded advisor, and you don't even know what is. Yeah. Vajpayee should have declared Tibet. Yeah. No matter how much we support Indian, and we are far behind PLA Chinese. Again, Tejinder, I don't know what you're thinking. After listening to all this, if you have to say this, I think you should not, waste your time and my time. Yeah. Okay, with a shrinking and aging population, yeah, I agree with you. Eh, the PLA have a small window to act. The PLA have no window to act today. Akash Patel. History shows that our military has always been competent and great warriors even in 1962. It wasn't the military, it was the political leadership that led our. Yeah, that is the only time which happened. Let me tell you, only in 62. After that, it has never happened. Okay. Jan Kashral's main motivation in the deranged manic emperor Xi Jinping. He is why there is a threat, if at all. I agree, but I don't think he's a threat anymore. Why do Chinese fishermen go far to catch fish? They finished off all the fish in South China Sea, so that's why they have to go there. Okay. So you have projected the PLA plan since Mao's times. It is surprising that the US and West did not take a serious note yet continue to promote China's stupendous growth. It is a failure of US's policy. I will not say so. They understand it, but whether they have analyzed it the way I have done it, I don't know. But we have to change. We have to change our thinking. The PLA has no victories in the last 50 years. The only victory is PLA killing Chinese people. A paper dragon indeed, yes. Uh, think of CCP led PRC as a mafia organization. It is easier to understand that, yeah, maybe. They want to loot the food of other peoples and Chinese fishing boats. Okay. There is no police in the international seas. Yeah, I agree with you. That's why they're getting killed. Rahul Rathod, sir, apart from standoffs, China's will actually invade. Will China actually invade India considering it will not happen? Rahul, I think you're right. There is no way that China will invade India. There is no way. They don't have the capability to do so. Let me be very honest with you. There will be only border skirmishes and exchange of small places. If they come in like they tried it at Yangtze, they'll try again. They will try again. This is the Chinese thinking. Okay, Kolli Srinivas, namaste. Now, and considering we are nuclear power, India may never face Ukraine or 1962. Like, yeah, I agree with you. Maybe standoff, but not invasion. I've already said so. Okay. Saw documentary. It was mentioned that PLA removed rank structure. They have now recently brought them back. New rank structure is making the leadership nervous. Your opinion, sir? That is why this 5 incapabilities and all that is coming. They're not sure. And if you see, Xi Jinping has brought a 72-year-old general back into the CMC, who is the last of the guys who fought in Vietnam.
Okay, and he's his ally, and he's his trusted guy. That's why he's brought them back. This is animal which they have all worried about. How will it go politically? Okay, right. I'll not. Uh, yeah, which are the areas where Indian forces excel PLA? Our organization and everything is very good. Our training is very good. Our people are very good. Right? We are very good. We are better than them on terrain, on ground. Experience is something which is invaluable, and we are very good at it. Right? Mm, we got your perspective. Thank you. Uh, okay. No, sir, you are better present than many analysts. This is still a work in progress. I must tell you, Aditya. I'm still not clear. I'm going to present a paper in a bigger audience. Your ideas help me. I've noted all those points which people have said, but don't go overboard. Don't demean ourselves by saying that PLA is better ever. What about missile war? Missile war will never happen. Don't worry. Out of subject request, please cover a show on the logistics of our forces, especially in Ladakh. Okay, I'll tell you now itself. Nothing very great. We have one of the strongest logistics setups in Ladakh. Okay, we have been maintaining troops in from on the glacier from 1984. Okay, I've been part of that logistics setup. In fact, in Ladakh, I was in charge of the logistics setup way back in 2005. I know the complete logistics setup there. Okay, from then to now, there's a major improvement, and the Rotang Pass is opened up. And one day, say, maybe I'll explain to you how we maintain. We are very strong, and that is why we were able to mobilize two divisions into Eastern Ladakh and mirror PLA deployment within almost a month, and they were worried after that. They were surprised. They were worried. They thought they could not. We could not do it because they can't do it. They thought we can't do it. We did it. That's one of the things which we've done. When someone asks, "What do we excel in?" We excel in logistics. We excel in mobility. We excel in the ability to fight in mountains. The focus of the discussion will be better if we can capture specific strategy, both local as well as. Yeah, I think so. I'll let me redo my thinking that way. Pagan and have given comedic relief. Okay, I'll leave it at that. So I believe Tibet is the neck of China, which binds Xinjiang, Yunnan province, and it inroad. Tibet is something different. Tibet is the water tower of Asia. Tibet gives them water security. That's the problem. प्रजापति जी बोलते हैं प्रणाम, thank you. Tushar Srivastava, can you discuss whether India can overcome Siliguri dilemma with an agreement with Bangladesh? We don't have a dilemma, don't worry. We have no problem with Siliguri. We can defend Siliguri corridor well. Don't think that China can cut it off. Niyat. In fact, if China comes through down to the Siliguri corridor through Doklam and all, they can get cut off completely. They'll never go back. That will be useless for them. Earlier, we saw PLA China very flexible for inviting investment from foreign. Even now, China growth failing. Still, why it went to rigid and aggressive? I think that's because of Xi Jinping and his worry that you know actually it's a very complicated thing. I wouldn't like to Piyush. There are two videos I have recently seen. One is a thing on economics by the chap Professor Michael Pettis, and the other is by a guy called Scott Campbell, who is in Minnesota University, but he's in somewhere in Russia, China also. These two articles give you the depth of what the question which you are asking, because it's a very deep question. Uh, I don't want to answer it. I can answer it. It will take me an hour. That's about all. That's why. So I'll avoid it. But I'll give you those links. Go through those presentations. They're fantastic.
Doklam standoff was good or bad, your viewpoint? I think it was fantastic. It was fantastic इसीलिए क्योंकि this is the first time we stood against China and we didn't allow them to go back. Doklam was a huge shock to China. China didn't expect us to do what we did there. Okay, that is why चाइना का रवैया बिल्कुल बदल गया उसके बाद. Okay, sir, are we prepared to give a might punch to China? Surprise is the best. Surprise is the best weapon, and deception. We need not go to Lhasa. You see, the thing with China is you don't have to go to Lhasa to defeat him. You just have to go a little across to defeat him. He then, देखिए चाइना में के अंदर loss of face is very important. We don't need to go to Lhasa and capture it. You just have to go little inside and upset his apple cart and create a condition for him inside Tibet which is untenable. उसके लिए दोबारा दूसरा सोच हमारा बदली होना चाहिए. इसीलिए ये व्यक्तित्व की कहानी है. अगर हमारा व्यक्तित्व सही है तो चाइना को हम परास्त, व्यक्तित्व हमारा नहीं, अगर हम चाइना का व्यक्तित्व को सही तरीके से समझ सकते हैं और सही तरीके से परख सकते हैं, हम चाइना को मिलिट्री विक्ट्री, we can score a military victory against China. Please understand, his concept of war is no more the old concept of war. And you have to defeat him at his new concept of war, which is easy. Z is showing aggression. I think you are right because he is inherently weak. And Nilesh Chakravarti says, is there any possibility of Bhutan joining India like Sikkim, especially when they do not have an army and maybe losing to PLA? Nilap, I will not talk on this because there are things which we have done. It's not that Bhutan is a walkover, and neither is China so strong in those hills. There are issues. आज ही मैंने एक वीडियो जारी किया है कि अबाउट भूटान, काउंटरिंग द ड्रैगन इन भूटान, विच आई हैड डन विद जनरल शौकीन चौहान. आपको देखो 10 मिनट का वीडियो है वो, आज ही मैंने आउट किया. भूटान के अंदर आना इतना आसान नहीं है. ओके, मेजर शैतान सिंह और अहीरो ने, या आई थिंक सो, ही वाज गुड. तो ये है, यहाँ तक सवाल भी खत्म हो गए. थैंक यू. आप लोगों ने कुछ आइडिया दिया हमें, कुछ राइट टू रिफाइन माय ओन थॉट्स. दिस माइट नॉट बी माय बेस्ट प्रेजेंटेशन, ये मैं मानता हूँ, बट इट इज समथिंग व्हिच आई वांटेड टू पुट आउट सो दैट आई मेक अप माय माइंड एज आई गो अलोंग. थैंक यू, गुड इवनिंग एंड जय हिंद. कल हमारा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है ना, वो बदली हो रहा है मामला और गर्म हो रहा है. तो इसीलिए मैंने कल ताहिर गोरा से बातचीत करूंगा एंड विल टॉक अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान 8 बजे. टिल देन, थैंक यू एंड गुड इवनिंग. जय हिंद.